Hi everyone, my name is संजीव एंड वेलकम टू डिकोड AIML यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू रिकर्सन, है ना। तो रिकर्सन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए। ऑल्सो रिकर्सन का अगर आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा है तो बहुत सारे टॉपिक जो कि रिकर्सन से लिंक्ड हैं, लाइक ट्री, ग्राफ, है ना, बैक ट्रैकिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सारे टॉपिक आपका बहुत इंप्रूव हो जाता है अगर आपका रिकर्सन का फाउंडेशन बहुत अच्छा है तो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू रिकर्सन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिकर्सन, है ना। रिकर्सन क्या होता है, तो इसको हमने ऑलरेडी पहले देखा है लेकिन फिर से इसको देखते हैं। रिकर्सन का मतलब होता है ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, है ना। अगर कोई फंक्शन है ना, और अगर वो खुद को कॉल करता है, अगर कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है बार बार, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सन, ठीक है। और एवरी टाइम जब वो फंक्शन खुद को कॉल करता है तो एक छोटे से सब प्रॉब्लम के लिए कॉल करता है, लाइक एवरी टाइम ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ फॉर ए स्मॉलर सब प्रॉब्लम, ठीक है। ये रिकर्सन का मतलब होता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। अगर मुझे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना हो, है ना, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइटरेटिव अप्रोच में हम लोग कोड कैसे लिखेंगे। तो आइटरेटिव अप्रोच हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे टोटल सम वैल्यू 0, है ना। और उसके बाद रेंज फंक्शन के हेल्प से हम लोग आइटरेट करेंगे, है ना, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक हम लोग आइटरेट करेंगे। और उस एवरी आइटरेशन में ये जो वैल्यू है रेंज का वो आई में आएगा और उसको हम लोग टोटल सम में ऐड करते जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग टोटल सम में हम लोग 1 से लेकर के n तक के सारे वैल्यू को ऐड कर देंगे और लास्ट में उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो ये था हमारा आइटरेटिव अप्रोच। आइटरेटिव का मतलब होता है लूप, आइटरेटिव मतलब होता है लूप, मतलब अगर हम लोग किसी प्रॉब्लम को लूप के हेल्प से सॉल्व करते हैं, लाइक ये फॉर लूप है, अगर हम लोग किसी प्रॉब्लम को लूप की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो वैसे अप्रोच को बोलते हैं हम लोग आइटरेटिव अप्रोच, है ना। तो अगर हमें इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखना है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अभी मैं बस आपको सिंटेक्स बताता हूँ, है ना। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसे किसी भी प्रॉब्लम के लिए रिकर्सिव सॉल्यूशन हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। तो कोई भी रिकर्सिव सॉल्यूशन जो होता है उसका दो पार्ट होता है ना, उसके कोड में दो पार्ट होता है। एक होता है बेस केस, ठीक है, और दूसरा होता है रिकर्सिव पार्ट, ठीक है। तो बेस केस में क्या होता है, बेस केस में क्या होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं उस केस को हम लोग हैंडल करते हैं बेस केस में। लाइक अगर मुझे फर्स्ट 0 नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना है ना, तो ये स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम है, इस सब प्रॉब्लम को हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो अगर मुझे फर्स्ट 0 नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना है तो ये एक ट्रिवियल केस है जिसका कि सम क्या होगा, 0 होगा, है ना। फर्स्ट 0 नेचुरल नंबर का सम 0 होगा, तो बेस केस में हम लोग वो केस हैंडल करेंगे और उसका आंसर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर वो n का वैल्यू ट्रिवियल नहीं है ना, ट्रिवियल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग फर्दर दूसरे सब प्रॉब्लम में ब्रेक करेंगे, है ना। तो ये होता है किसी भी रिकर्सिव प्रोग्राम का सिंटेक्स, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आइटरेटिव अप्रोच और ये जो हुआ हमारा ये हुआ रिकर्सिव अप्रोच, ठीक है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो जैसे ये जो कोड है, अगर मुझे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, किसी n नेचुरल नंबर का सम, ठीक है। तो हमने देखा कि किसी भी रिकर्सिव सॉल्यूशन को अगर हम लोग लिखते हैं उसके में दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेस पार्ट, है ना, बेस केस उसको बोलते हैं, और दूसरा होता है रिकर्सिव केस, है ना, रिकर्सिव केस होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ईयर नेचुरल नंबर का सम का सबसे स्मॉलेस्ट केस क्या होगा या बेस केस क्या होगा। बेस केस क्या होता है कि स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अगर मुझे 0 नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना हो, फर्स्ट 0 नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना हो, है ना, तो दैट विल बी 0, क्योंकि फर्स्ट 0 नेचुरल नंबर में एक भी नेचुरल नंबर नहीं होंगे तो वो 0 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा बेस केस या ट्रिवियल केस, है ना, या स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक बार अगर हम लोग बेस केस डिराइव कर लेते हैं, है ना, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट पे आते हैं जिसमें हम लोग रिकर्सिव इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो रिकर्सिव इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉटम अप अप्रोच का यूज करते हैं, ठीक है।
बॉटम अप अप्रोच का यूज करते हैं, मतलब सबसे छोटे सब प्रॉब्लम को हम लोग लेंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे क्या होता है, उससे थोड़ा बड़े सब प्रॉब्लम को लेंगे, उससे बड़े सब प्रॉब्लम को लेंगे, और इस तरीके से हम लोग एक पैटर्न फाइंड करेंगे। ठीक है, सारे जो सब प्रॉब्लम है ना उसमें एक पैटर्न फाइंड करेंगे, और उसके बाद एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे, और उस इक्वेशन को बोलते हैं रिकर्सिव इक्वेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे फर्स्ट वन नेचुरल नंबर का अगर मुझे सम कैलकुलेट करना है ना, तो क्या होगा, दैट विल बी वन, क्योंकि फर्स्ट वन नेचुरल नंबर क्या होता है, वन होगा, उसका सम वन होगा, है ना। उसी तरीके से फर्स्ट टू नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, टू प्लस वन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, थ्री प्लस टू प्लस वन होगा, और फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर का सम होगा फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हम लोग वन को लिख सकते हैं वन प्लस जीरो, क्योंकि वन प्लस जीरो विल बी वन, और जीरो हमने देखा था कि दैट इज सम ऑफ जीरो, है ना, जीरो क्या था, सम ऑफ जीरो था, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस सम ऑफ जीरो। ठीक है, उसी तरीके से सम ऑफ टू हमने कैलकुलेट किया था टू प्लस वन, है ना। तो वन क्या है, वन ये है, वन को हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ वन, क्यों, क्योंकि सम ऑफ वन इज इक्वल टू वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, है ना। तो टू प्लस वन को हम लोग लिख सकते हैं टू प्लस, और वन को रिप्लेस कर देंगे सम ऑफ वन, है ना। उसी तरीके से सम ऑफ थ्री को हम लोग लिख सकते हैं थ्री प्लस, और टू प्लस वन को लिख सकते हैं सम ऑफ टू, लिख सकते हैं, राइट। इस तरीके से हम लोगों ने लिखा थ्री प्लस सम ऑफ टू। अब आते हैं सम ऑफ फोर पे आते हैं, तो सम ऑफ फोर क्या है, फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर प्लस, और इसको हम लोग लिख देंगे सम ऑफ थ्री, है ना। तो अगर आप ये सारे सब प्रॉब्लम को देखोगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा। पैटर्न क्या है, जो वैल्यू है यहाँ पे, है ना, अगर यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन है, और यहाँ पे क्या है, वन माइनस वन है। अगर यहाँ पे टू है तो यहाँ पे टू है, और यहाँ पे टू माइनस वन है। यहाँ पे अगर थ्री है तो ये थ्री है, और ये थ्री माइनस वन है। अगर ये फोर है तो ये फोर है, और यहाँ पे फोर माइनस वन है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे यन होगा तो इधर हो जाएगा यन प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा यन माइनस वन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जनरलाइज करके एक रिकर्सिव इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हमने फाइंड आउट किया रिकर्सिव इक्वेशन और बेस केस। अगर आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपने बेस केस और रिकर्सिव इक्वेशन फाइंड कर लिया तो आप 95% काम आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आप इजीली उस प्रॉब्लम का रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख सकते हो। ठीक है, उस प्रॉब्लम का बहुत इजीली रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख सकते हो, क्योंकि आपने 95% काम आपने कंप्लीट कर दिया। कैसे, आपने बेस केस फाइंड कर लिया, आपने रिकर्सिव इक्वेशन फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सॉल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, हमने देखा था कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेस केस और दूसरा होता है रिकर्सिव केस। ठीक है, तो बेस केस में क्या होगा, बेस केस क्या था हमारा, अगर n जीरो है, अगर n जीरो है तो उसका आउटपुट जीरो होगा, है ना। इसको हम लोग कोड में कैसे लिखेंगे, कोड में हम लोग लिखेंगे इफ n इज इक्वल टू जीरो रिटर्न जीरो, राइट। कोड में अगर मुझे लिखना हो इसको तो इस तरीके से लिखेंगे ना, तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वही लिख रहा हूँ कि अगर n जीरो है तो रिटर्न जीरो कर दो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस केस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखते हैं रिकर्सिव केस को हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो रिकर्सिव केस को हम लोग लिखेंगे कि रिटर्न n प्लस सम ऑफ n माइनस वन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रिकर्सिव केस। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, रिटर्न ऐड कर देना है, सिर्फ रिटर्न ऐड कर देना है, और ये हो जाएगा आपका रिकर्सिव केस। ठीक है, आप देखोगे ये कोड में कुछ नहीं है, बस जो रिकर्सिव इक्वेशन था उसके आगे मैंने बस रिटर्न ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी प्रोग्राम का रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख सकते हैं अगर मुझे बेस केस पता है और रिकर्सिव इक्वेशन पता है तो। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है ना। तो वही है, ये रिकर्सिव इक्वेशन हमने देखा, राइट। तो रिकर्सिव इक्वेशन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी टर्म को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, रिकर्सिव इक्वेशन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी टर्म को प्रीवियस टर्म के रिस्पेक्ट में हम लोग डिराइव कर सकते हैं। लाइक अगर आप देखोगे यंथ, ये जो हमारा यंथ टर्म है ना उसको मैंने लिखा है n माइनस वन टर्म के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वही करा, यही होता है एक रिकर्सिव इक्वेशन। ठीक है, तो किसी भी रिकर्सिव प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें बस दो चीज़ चाहिए। सबसे पहला बेस केस चाहिए,
ट्रिवियल केस, है ना, ये इंट्यूटिव होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम क्या होगा जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और वो स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम को हम लोग बोलेंगे बेस केस, ठीक है। और एक बार हमें बेस केस मिल जाता है, फिर हम लोग रिकर्सिव इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। रिकर्सिव इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम लोग सबसे छोटे सब प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोग उसमें एक क्या करते हैं, उसमें एक पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, और उस पैटर्न के हेल्प से हम लोग एक लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव इक्वेशन। और एक बार हमने दोनों इक्वेशन को लिख लिया, बेस केस और रिकर्सिव इक्वेशन को, तो फिर हम लोग डायरेक्टली उसका कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि किसी भी रिकर्सिव प्रोग्राम का दो पार्ट होता है, एक होता है बेस केस और दूसरा होता है रिकर्सिव केस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल किसी नंबर का होता है एक से लेकर के n तक के सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब फैक्टोरियल ऑफ n होता है एक से लेकर के n तक के सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन, वो होता है हमारा फैक्टोरियल ऑफ नंबर। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर n को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे एक रिकर्सिव प्रोग्राम लिखना है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। तो हमने देखा कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन रिकर्सिव अप्रोच हमें दो चीज़ चाहिए। सबसे पहला हमें बेस केस चाहिए जिसको हम लोग ट्रिवियल केस भी बोलते हैं, दूसरा हमें रिकर्सिव इक्वेशन चाहिए। अगर आपने ये दोनों काम कंप्लीट कर दिया तो आपका 95% टास्क कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बेस केस देखते हैं और रिकर्सिव इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर क्या होता है, एक से लेकर के n तक के सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर n ही जीरो हो जाए, अगर n जीरो हो जाए, है ना, तो एक से लेकर के जीरो तक के नंबर का मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो फैक्टोरियल ऑफ नंबर n अगर जीरो हो तो दैट विल बी 1, है ना। ये होता है हमारा बेस केस, ये होता है ट्रिवियल केस, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये ट्रिवियल होता है, कॉमन होता है, और नहीं तो कुछ अगर प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट है तो यू कैन आस्क योर इंटरव्यूअर कि क्या बेस केस होगा इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ जीरो, फैक्टोरियल ऑफ जीरो को हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, दिस इज द स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते तो इसका कुछ आउटपुट होना चाहिए। तो फैक्टोरियल ऑफ जीरो हमने 1 कंसीडर किया, ठीक है। ये हुआ हमारा बेस केस ट्रिवियल, ट्रिवियल केस मतलब स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम विच कांट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, ठीक है। तो हमने बेस केस निकाला, अब हमें निकालना है रिकर्सिव इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग सबसे छोटे सब प्रॉब्लम से लेकर के और धीरे धीरे बड़े सब प्रॉब्लम को बिल्ड करते हैं। तो फैक्टोरियल ऑफ n क्या होगा, 1 से लेकर के 1 तक के सारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन, दैट विल बी 1। फैक्टोरियल ऑफ 2 होगा 1 से लेकर के 2 तक के सारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो इट विल बी 2 इंटू 1। फैक्ट ऑफ 3 होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्ट ऑफ 4 होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। क्या हम 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू 1, और 1 को फिर हम लोग लिख सकते हैं फैक्ट ऑफ 0, है ना। तो इस तरीके से हम लोग फैक्ट ऑफ 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू और फैक्ट ऑफ 1, क्यों, क्योंकि फैक्ट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, है ना। क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, लिख सकते हैं। देखो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, लिख सकते हैं, राइट। तो अगर आप देखते हो कि यहाँ पे कोई पैटर्न बनता या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, 2 है तो 2 है 1 है, 3 है तो 3 है 2 है, 4 है तो 4 है 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे n होगा और यहाँ पे n माइनस 1 होगा, ठीक है। तो इसी पैटर्न से हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि फैक्ट ऑफ n जो होगा दैट विल बी n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो हमें मिल गया हमारा रिकर्सिव इक्वेशन, तो हमें बेस केस मिल गया और रिकर्सिव इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब हम लोग कोड को इजीली लिख सकते हैं। तो बेस केस को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, इफ n इज इक्वल टू 0 तो रिटर्न कर दो 1, है ना। और रिकर्सिव इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं रिटर्न, है ना, रिटर्न कर दो n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1। सिंपल, कुछ भी नहीं है। तो हमारा रिकर्सिव प्रोग्राम ये हो जाएगा। सबसे ऊपर बेस केस होगा, है ना। बेस केस हमने देखा कि इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1, और रिकर्सिव केस हो जाएगा रिटर्न बस ऐड कर देना है रिकर्सिव इक्वेशन में, तो हो जाएगा n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना रिकर्सिव कोड लिखा, राइट। अब हम लोग तीसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। हमें क्या करना है, हमें nth फिबोनाची नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो
फिबोनाची सीक्वेंस में मुझे nth फिबोनाची नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो फिबोनाची सीक्वेंस एक वेल नोन सीक्वेंस होता है जिसमें नंबर्स इस ऑर्डर में होते हैं, ठीक है, 0 1 1 2 3। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें क्या होता है कि कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर ith पोजीशन पे जो होता है वो i-1 और i-2 पोजीशन पे नंबर का सम होता है ना। ये जो सीक्वेंस आप देखोगे इसमें 13 इज 8 + 5 है ना, 5 इज 2 + 3 है ना, 3 इज 1 + 2 है ना। तो कोई भी नंबर पिछले दो टर्म के वैल्यू के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये होता है फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। तो फिबोनाची एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज केस होते हैं, है ना। चाहे आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग में देखो या फिर शेयर मार्केट में देखो या फिर नेचर, आर्किटेक्चर, डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर्स या फिर म्यूजिक, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने बस ये ऐड कर दिया है ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये सारे चीज़ों को डिटेल में देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो फिबोनाची सीक्वेंस होता है मुझे इसमें nth फिबोनाची नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो मुझे n दिया जाएगा है ना, और मुझे इस फिबोनाची सीक्वेंस का nth नंबर फाइंड करना है, समझ रहे हो। लाइक जीरोथ जो नंबर होगा वो होगा 0, फर्स्ट होगा 1, सेकेंड होगा 1, थर्ड होगा 2 है ना, फोर्थ होगा 3। इस तरीके से जो फिबोनाची सीक्वेंस होता है उसमें हर एक इंडेक्स पे एक नंबर होता है, तो मुझे वो नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं यूजिंग रिकर्सन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अगर रिकर्सिव अप्रोच लिखना है तो मुझे चाहिए बेस केस और फिर रिकर्सिव इक्वेशन, ठीक है। तो अगर आप इसको देखते हो, अगर आप ये सीक्वेंस को देखते हो है ना, तो कोई भी नंबर पिछले दो नंबर का सम के इक्वल है ना। तो थर्ड इंडेक्स वाला सेकेंड और फर्स्ट के इक्वल होगा, है ना। सेकेंड वाला जीरोथ और फर्स्ट के इक्वल होगा, है ना। और तो फिर फर्स्ट वाला क्या होगा, जीरोथ और -1 के इक्वल होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा, लेकिन -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। उसी तरीके से जीरोथ वाला -1 और -2 ये दोनों इंडेक्स के सम के इक्वल होगा, लेकिन ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, -1 और -2 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मुझे यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 और फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू 1, ये मुझे कंसीडर करना होगा, ये मुझे बेस केस कंसीडर करना होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम को हम लोग फर्दर सब प्रॉब्लम में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिबोनाची ऑफ 0 विल बी 0 एंड फिबोनाची ऑफ 1, ठीक है, 1 विल बी 1। तो ये हमारा बेस केस होगा या ट्रिवियल केस होगा या स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एक बार हमें बेस केस मिल जाता है तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रिकर्सिव इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो हम लोग सबसे छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स हम लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम को बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो फिबोनाची ऑफ 2 क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 2 हो जाएगा 0 + 1 है ना, 1 हो जाएगा, है ना। फिबोनाची ऑफ 3 क्या है, 2 है। फिबोनाची ऑफ 4 क्या है, 3 है। फिबोनाची ऑफ 5 क्या है, 5 है। और फिबोनाची ऑफ 6 क्या है, 8 है ना। तो क्या हम 1 को लिख सकते हैं, 1 + 0 लिख सकते हैं। और 0 क्या था, फिबोनाची ऑफ 0 था, है ना। तो 1 क्या था, फिबोनाची ऑफ 1 था, और 0 था फिबोनाची ऑफ 0। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 1 को। 2 को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1 है ना। तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं फिबोनाची ऑफ 2 और दूसरे 1 को लिख सकते हैं फिबोनाची ऑफ 1, है ना, लिख सकते हैं। उसी तरीके से फिबोनाची ऑफ 4 को आप लिख सकते हो जो कि वैल्यू 3 है, इसको आप लिख सकते हो 2 + 1, और 2 + 1 को लिख सकते हो फिबोनाची ऑफ 3 + फिबोनाची ऑफ 2, है ना। उसी तरीके से फिबोनाची ऑफ 5 जो है वो 5 है, 5 को आप लिख सकते हो 3 + 2, और इसको आप लिख सकते हो फिबोनाची ऑफ 4 + फिबोनाची ऑफ 3, है ना। उसी तरीके से फिबोनाची ऑफ 6 को आप लिख सकते हो 5 + 3 जो कि होगा फिबोनाची ऑफ 5 + फिबोनाची ऑफ 4, है ना। तो इस तरीके से अगर हम जनरलाइज करते हैं तो यहाँ पे अगर n होगा, है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 और 0 है, 3 है तो 2 है 1 है, 4 है तो 3 है 2 है, 5 है तो 4 है 3 है ना। तो अगर n होगा तो यहाँ पे n - 1 होगा, यहाँ पे n - 2 होगा। तो उसी तरीके से हमने एक जनरलाइज किया कि फिबोनाची सीक्वेंस का nth जो वैल्यू होगा वो होगा n - 1 का वैल्यू और n - 2 का वैल्यू, दोनों का सम होगा, है ना। तो हमें रिकर्सिव इक्वेशन मिल गया, हमें बेस केस मिल गया। अब हमें लिखना है पाइथन में रिकर्सिव प्रोग्राम, है ना। तो बेस केस को हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ n = 0 और n = 1 तो क्या करो, रिटर्न कर दो n। तो इस तरीके से एक इफ कंडीशन में हम लोग दोनों
केस को हैंडल कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर n 0 होगा तो 0 रिटर्न करेगा, अगर n 1 होगा तो 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बेस केस लिखा। रिकर्सिव इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, बस एक रिटर्न ऐड कर देना है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रिकर्सिव केस। ठीक है, तो अगर आप सर कोड देखते हो है ना, तो इसमें दो, एक बेस केस होगा, एक रिकर्सिव केस होगा। हमने ऊपर देखा बेस केस इस तरीके से लिख सकते हैं, और रिकर्सिव केस में आपको बस एक रिटर्न ऐड करना है। तो इस तरीके से आप फिबोनाची नंबर का आप रिकर्सिव प्रोग्राम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ऊपर वाला, वो nth फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करता है फॉर ए फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है ऑल रिकर्सिव प्रोग्राम्स कैन बी रिटन आइटरेटिवली यूजिंग स्टैक, है ना। तो जब हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये चीज़ें बहुत इंट्यूटिव है। ठीक है, तो जो भी रिकर्सिव प्रोग्राम होते हैं ना, जो भी रिकर्सिव प्रोग्राम होते हैं उसको आप लिख सकते हो आइटरेटिवली। आइटरेटिवली मतलब लूप, है ना, लूप प्लस एक डेटा स्ट्रक्चर स्टैक, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ लूप एंड स्टैक आप किसी भी रिकर्सिव प्रोग्राम को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो आइटरेटिवली, है ना। मतलब ऐसा कोई भी रिकर्सिव प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका कि आप आइटरेटिव सॉल्यूशन नहीं लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन एक और पॉइंट देखते हैं, बट नॉट ऑल आइटरेटिव प्रोग्राम्स आर नेचुरली एंड इफिशिएंटली एक्सप्रेस्ड रिकर्सिवली। लेकिन आप सारे आइटरेटिव प्रोग्राम को आप रिकर्सिवली नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी रिकर्सिव प्रोग्राम का आप आइटरेटिव सॉल्यूशन लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ ए लूप एंड स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन आप सारे आइटरेटिव प्रोग्राम का रिकर्सिव सॉल्यूशन नहीं लिख सकते हो। ठीक है, नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ा सेट हुआ, है ना, जो कि हुआ आइटरेटिव सॉल्यूशन, और उसका एक छोटा सेट होगा जो कि होगा रिकर्सिव। ठीक है, तो सारे रिकर्सिव को आप आइटरेटिवली लिख सकते हो, लेकिन सारे आइटरेटिव को आप रिकर्सिवली नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं, समझते हैं। तो जैसे कि मुझे फर्स्ट 10⁸ नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना है, तो हमने ऊपर देखा था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम आइटरेटिव वे में कैसे लिख सकते हैं और रिकर्सिव वे में कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो अगर मुझे 10⁸ नेचुरल नंबर का सम कैलकुलेट करना है तो मुझे फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे विद द वैल्यू ऑफ n, है ना। तो आप देखोगे जब आप इसको रन करोगे, है ना, तो आप देखोगे कि आइटरेटिव अप्रोच है तो आप इसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन जब आप रिकर्सिव अप्रोच से इसको इंप्लीमेंट करोगे ना तो यू कैन गेट स्टैक ओवरफ्लो, है ना। ऐसा क्यों होता है? तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, चाहे कोई भी ले लो, C++, जावा, पाइथन, रूबी, पर्ल, है ना, हैव ए कॉल स्टैक का साइज लिमिट। ठीक है, कॉल स्टैक, या फिर आप इसको बोल दो कि जो स्टैक फ्रेम होता है ना, स्टैक फ्रेम, उसका कुछ साइज लिमिट होता है कि कितने बार कॉल हो सकता है ना। बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको कॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो डीप रिकर्सन मतलब अगर आप रिकर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम्स कॉल करते हो, लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो 10⁸ टाइम्स कॉल होगा। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना, तो ये फंक्शन वो कितनी बार कॉल होगा? 10⁸ टाइम्स कॉल होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीप रिकर्सन। तो डीप रिकर्सन जब आप प्रोग्राम लिखते हो ना तो वो एक स्टैक ओवरफ्लो एरर दे सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको आइटरेटिव में लिखोगे तो ऐसा मुझे कोई भी एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी आपने 10⁸ के लिए कैलकुलेट करो, अगर आप 10⁻12 के लिए कैलकुलेट करोगे तो आइटरेटिव अप्रोच विल वर्क फाइन, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपका रिकर्सिव अप्रोच है तो इन दैट केस यू कैन गेट स्टैक ओवरफ्लो एरर। ठीक है, एरर आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक और पॉइंट, इसके अलावा और क्या होता है कि सम प्रॉब्लम्स आर नेचुरली आइटरेटिव। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो नेचुरली आइटरेटिव अपने नेचर के होते हैं। जैसे कि अगर मुझे डेटाबेस से कुछ डेटा रीड करना है, उसको कुछ प्री प्रोसेस करना है, उस पर कुछ प्री प्रोसेसिंग करना है, और उसके बाद उसको फिर से एक CSV फाइल में सेव करना है, तो इसका जो कोड होगा ना, ये इंट्यूटिवली हम लोग बोल सकते हैं कि वो आइटरेटिव अप्रोच का होगा, वो रिकर्सिव अप्रोच का नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सारे रिकर्सिव जो सॉल्यूशन होते हैं ना उसका एक आइटरेटिव वर्जन होता है। ठीक है, लेकिन सारे आइटरेटिव सॉल्यूशन का हम लोग रिकर्सिव वर्जन नहीं लिख सकते हैं ड्यू टू ये सारे रीजंस, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ राइट
कि आइटरेटिव जो अप्रोच होता है दैट इज़ मोर पावरफुल देन रिकर्सिव अप्रोच, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आइटरेटिव अप्रोच ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू रिकर्सिव अप्रोच, ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल है। फिर हम लोग रिकर्सिव अप्रोच क्यों पढ़ते हैं, इसका स्टडी क्यों करते हैं, ठीक है। ये एक नेचुरल सा क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। तो रिकर्सन इज ग्रेट फॉर एलिगेंस एंड रीडेबिलिटी, दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व रिकर्सिवली इन ए फ्यू लाइन्स ऑफ कोड, है ना, विच विल टेक मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड टू इम्प्लीमेंट यूजिंग आइटरेटिव अप्रोच, ठीक है। तो जब हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, लाइक ट्री या ग्राफ के जो ट्रैवर्सल के जो एल्गोरिदम्स होते हैं, है ना, या फिर डिवाइड एंड कॉन्कर के जो एल्गोरिदम्स होते हैं, बैक ट्रैकिंग के जो एल्गोरिदम्स होते हैं, या फिर डीपी के जो एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है। ये सारे जो एल्गोरिदम्स होंगे ना, इसमें हम लोग मोस्टली रिकर्सिव कोड लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग मोस्टली रिकर्सिव कोड लिखेंगे। तो जो रिकर्सिव जो अप्रोच होगा उसमें लेस नंबर ऑफ कोड होगा, लेस नंबर ऑफ कोड होगा, है ना, और दूसरा कि वो ज़्यादा रीडेबल होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग ये सारे जो एल्गोरिदम्स हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग इसमें रिकर्सिव अप्रोच का यूज़ करेंगे, ना कि आइटरेटिव अप्रोच का। हाँ, आइटरेटिव अप्रोच से भी हम लोग ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आइटरेटिव अप्रोच से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिकर्सिव अप्रोच देखेंगे, क्योंकि रिकर्सिव अप्रोच का जो सोल्यूशन होगा दैट इज मोर एलिगेंस एंड रीडेबल। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट वी कैन राइट रिकर्सिव अप्रोच इन फ्यू लाइन्स ऑफ कोड कंपेयर टू आइटरेटिव अप्रोच, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग रिकर्सन पढ़ते हैं, रिकर्सन समझते हैं, इवन दो आइटरेटिव अप्रोच इज मोर पावरफुल, आइटरेटिव अप्रोच इज मोर पावरफुल देन रिकर्सिव, लेकिन स्टिल हम लोग बहुत सारे एल्गोरिथम्स में रिकर्सिव सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, इसको हमें पहले ही देखना था बट स्टिल मैं बताता हूँ। रिकर्सन जो होता है वो सबसे ट्रिकीस्ट टॉपिक माना जाता है टू मास्टर, और ये जो होता है रिकर्सन का टॉपिक, ये वन ऑफ द मेन पिलर होता है ऑफ डीएसए, ठीक है। क्योंकि अगर आप डीएसए को बहुत अच्छे से समझ लेते हो ना, तो आपका ये सारे जो टॉपिक होते हैं, ट्री एंड ग्राफ के जो एल्गोरिथम्स होते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर के जो एल्गोरिथम्स होते हैं, बैक ट्रैकिंग के एल्गोरिथम्स होते हैं, या फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के जो एल्गोरिथम्स होते हैं, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने रिकर्सन को अच्छे से विजुअलाइज किया, है ना, विजुअलाइज किया और मास्टर किया, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ डीएसए, ठीक है। और अगर आप रिकर्सन को जब आप समझते हो ना, देन यू अप्रिसिएट द ब्यूटी एंड एट द सेम टाइम द पावर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसलिए रिकर्सन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न फॉर ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, है ना। एंड ऑल्सो जो ये जो टॉपिक होता है ना, रिकर्सन का टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी डीएसए राउंड, चाहे आप किसी भी जगह आप इंटरव्यू दो, डीएसए इज ए मस्ट, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं हाउ रिकर्सिव प्रोग्राम्स आर हैंडल इन मेन मेमोरी, ठीक है। अगर आप इस टॉपिक को जब देखोगे समझोगे तो आपका रिकर्सन का विजुअलाइजेशन इंप्रूव होगा, है ना, और आपका रिकर्सन को लेके जो आपका फियर है ना वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो इवन दो मैं इसको बहुत ही डिटेल में, है ना, मैं डिटेल में 2.3.3 लेक्चर में इसको कवर किया है ना, मैं फिर से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जा करके देखो, है ना। यू मे फील नाउ कि यार ये तो पाइथन रिलेटेड टॉपिक है, तो मैं डेटा स्ट्रक्चर में क्यों देखूं, लेकिन ये एक जेनरिक टॉपिक है। अगर आप इसको देखते हो, समझते हो, तो आपका रिकर्सन का जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो उस लेक्चर में हमने ये कवर किया है कि जब भी कोई प्रोग्राम, है ना, कोई भी प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होता है ना फॉर एग्जीक्यूशन, तो उसको कुछ मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है। मेमोरी एलोकेट होता है, और मेमोरी का लेआउट, ये जो मेमोरी एलोकेट होता है उसका लेआउट होता है इस तरह का, ठीक है। दिस इज मेमोरी लेआउट जब भी कोई प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड होता है, ठीक है। तो जनरली जो लेआउट होता है उसमें दो सेगमेंट होते हैं, हीप सेगमेंट एंड सेकंड इज स्टैक सेगमेंट, ठीक है। यू शुड नॉट कंफ्यूज स्टैक सेगमेंट एंड हीप सेगमेंट विथ द डेटा स्ट्रक्चर्स। हीप एंड स्टैक, है ना, वो अलग है। ये हीप एंड स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो है ये मेमोरी का पार्ट है, ये मेमोरी का सेगमेंट है ना। तो ये दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। तो जो हीप सेगमेंट होता है वो नीचे से ऊपर बढ़ता है, लाइक हीप में मेमोरी लोअर एड्रेस से हायर एड्रेस पे अलोकेट होता है, और स्टैक सेगमेंट में मेमोरी हायर एड्रेस से लोअर एड्रेस में अलोकेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर मेमोरी मैनेजमेंट होता है ना, और बीच में जो स्पेस होता है वो फ्री स्पेस होता है, ठीक है। इस तरीके से एज एंड व्हेन रिक्वायर, कभी स्टैक ज़्यादा मेमोरी यूज कर सकता है, कभी हीप ज़्यादा मेमोरी यूज कर सकता है, ठीक है। तो हीप सेगमेंट में मेनली ऑल पाइथन ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो हीप सेगमेंट में स्टोर होते हैं, ठीक है। सारे डेटा,
है ना। जितने भी आप डेटा यूज़ करते हो पाइथन में, हर एक डेटा एक ऑब्जेक्ट होता है, और सारे डेटा जो होते हैं ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हीप में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो फिर स्टैक का यूज़ क्या होता है, तो स्टैक का यूज़ होता है स्टैक फ्रेम को अलोकेट करने के लिए, ठीक है। जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हो ना, चाहे आप रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करो चाहे नॉन रिकर्सिव फंक्शन कॉल करो, तो जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो एक स्टैक फ्रेम अलोकेट होता है। क्यों अलोकेट होता है, क्योंकि स्टैक फ्रेम में जो होता है वो आपके लोकल वेरिएबल के रेफरेंसेस स्टोर होते हैं, है ना। उसके अलावा जो आर्गुमेंट्स जो पास होते हैं ना वो स्टोर होता है ना, आर्गुमेंट का रेफरेंस स्टोर होता है। उसके अलावा जो रिटर्न एड्रेस होता है ना, रिटर्न एड्रेस, कोई फंक्शन अगर अपना फंक्शन का एक्सिक्यूशन कंप्लीट करेगा तो वो फिर किस एड्रेस पे जाएगा, उसके बाद किस एड्रेस से एक्सिक्यूशन स्टार्ट करेगा, तो वो रिटर्न एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें स्टैक फ्रेम में अलोकेट होता है। और जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है ना, चाहे रिकर्सिव हो नॉन रिकर्सिव हो, एक स्टैक फ्रेम अलोकेट हो जाता है फ्रॉम स्टैक सेगमेंट, ठीक है। तो आज का हमारा फोकस ये स्टैक सेगमेंट पे होगा, हीप पे नहीं होगा। हीप को हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर 2.3.3 में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो जब भी कोई रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है ना तो एक स्टैक का फ्रेम अलोकेट हो जाता है, ठीक है। कुछ मेमोरी अलोकेट होता है और उस मेमोरी को हम लोग बोलते हैं स्टैक फ्रेम, ठीक है। और जब भी वो फंक्शन रिटर्न करता है या फिर उस फंक्शन का एक्सिक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो वो जो मेमोरी होता है या फिर जो स्टैक फ्रेम हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है, वो डी अलोकेट हो जाता है, ठीक है, वो डी अलोकेट हो जाता है। तो स्टैक फ्रेम का कंटेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि उसमें क्या होता है, रेफरेंसेज होते हैं टू लोकल वेरिएबल एंड आर्गुमेंट जो उस फंक्शन में पास किया जाता है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज होता है वो रिटर्न एड्रेस होता है कि फंक्शन का एक्सिक्यूशन कंप्लीट होने के बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होगा, ठीक है। तो ये तीन होते हैं स्टैक फ्रेम के कंटेंट, लोकल वेरिएबल, आर्गुमेंट एंड रिटर्न एड्रेस, ठीक है। तो हमने ऊपर जो एग्जांपल्स देखे ना, अब उस एग्जांपल्स में देखेंगे कि जब रिकर्सन फंक्शन कॉल होता है, जब रिकर्सन कॉल होता है, जो स्टैक मेमोरी है ना उसमें कैसे फ्रेम्स अलोकेट होते हैं और कैसे फ्रेम डी अलोकेट होते हैं, है ना। फ्रेम अलोकेट एंड डी अलोकेट इसको हम लोग देखने वाले हैं डिटेल में अभी विथ एग्जांपल्स, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसके कोड को हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं सम ऑफ 5 कैलकुलेट करता हूँ, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो जैसे ही सम कॉल होगा ना, जैसे ही कॉल होगा, जैसे ही इसका एक्सिक्यूशन स्टार्ट होने वाला होगा, तो एक स्टैक सेगमेंट से, है ना, स्टैक सेगमेंट से कुछ मेमोरी अलोकेट हो जाएगा, है ना, मेमोरी, और उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टैक फ्रेम, है ना, फ्रेम अलोकेट हो जाएगा। तो ये हमारा स्टैक फ्रेम अलोकेट हुआ जब फर्स्ट टाइम ये फंक्शन कॉल होगा, है ना। और ये जो आर्गुमेंट है वो स्टोर हो जाएंगे, उसका रेफरेंसेस स्टोर हो जाएंगे इनसाइड स्टैक, है ना। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या किया कि हर एक लाइन ऑफ कोड, हर एक इंस्ट्रक्शन को हमने एक नंबरिंग दिया है टू ट्रैक कि अभी कौन सा लाइन एक्सिक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो जब इस फ्रेम के अंदर जब चीज़ें एक्सिक्यूट होगी, सबसे फर्स्ट लाइन एक्सिक्यूट होगा, तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अभी n5 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे। तो जब इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे आएंगे ना, तो क्या होगा कि फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे आने के बाद सम ऑफ 4, है ना, n-1 क्या होगा, 4 होगा, तो यहाँ से सम ऑफ 4 कॉल होगा। और जब ये रिटर्न होगा तो फिर से लाइन नंबर 3 एक्सिक्यूट होगा, उसका बचा हुआ पार्ट, सम वाला पार्ट बचा हुआ है। तो हमने क्या किया कि जो 3 है ना, इसको हम एज ए रिटर्न एड्रेस हमने इसको स्टोर कर लिया स्टैक में, ठीक है। तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल हुआ तो एक और फ्रेम अलोकेट हो जाएगा, है ना, एक और फ्रेम अलोकेट हो जाएगा। आप देख सकते हो कि पहले n=5 के लिए फ्रेम अलोकेट हुआ था सम 5, अब सम 4 के लिए भी फ्रेम अलोकेट हो गया, ठीक है। और जब n=4 या सम 4 के लिए जब कॉल होगा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो ये फॉल्स देगा, तो फिर आ जाएंगे, फिर से थर्ड इंस्ट्रक्शन पे आएंगे, और थर्ड इंस्ट्रक्शन पे आएंगे तो जब n4 था तो यहाँ पे कॉल होगा, सम 3 कॉल होगा, राइट, क्योंकि n-1 3 होता है, तो यहाँ से फिर एक और फ्रेम अलोकेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा नया फ्रेम, है ना, ये हो जाएगा हमारा नया फ्रेम। और यहाँ से फिर से कॉल होगा, तो यहाँ पे जब कॉल होगा n=3 के लिए, तो यहाँ पे इस टाइम कॉल होगा सम ऑफ 2 कॉल होगा, तो यहाँ से फिर एक और फ्रेम अलोकेट हो जाएगा, और हो जाएगा वो, उसका नेम हो जाएगा सम ऑफ 2, है ना। जब n=2 के लिए फिर से ये फंक्शन जब कॉल होगा सम ऑफ 2 के लिए, तो फिर से इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो इफ कंडीशन जब फॉल्स होगा तो आ जाएंगे हम लोग स्टेटमेंट नंबर 3, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, तो यहाँ पे कॉल हो जाएगा सम ऑफ 1, है ना। तो यहाँ से फिर एक और फ्रेम अलोकेट होगा और वो हो जाएगा सम ऑफ 1, ठीक है। जब 1 होगा, जब n1 होगा तो फिर से इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो फिर से स्टेटमेंट नंबर 3 एक्सिक्यूट होगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ जीरो कॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉल होगा सम ऑफ जीरो, तो फिर से एक फ्रेम अलोकेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो फिर से एक फ्रेम अलोकेट हो गया, है ना। तो जब सम ऑफ जीरो कॉल होगा ना, जब n जीरो होगा, तो इस टाइम जब इफ कंडीशन एक्सिक्यूट होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और जब ट्रू रिटर्न करेगा तो इन दैट केस इट विल रिटर्न जीरो, है ना। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे ना जा करके इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे ही ये जीरो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जीरो रिटर्न कर दे रहा है। एंड हमने देखा था कि जब भी कोई फंक्शन एक्सिक्यूशन कंप्लीट करता है और अगर कोई वैल्यू वो रिटर्न करता है तो वो फ्रेम डी अलोकेट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जब जब n इक्वल टू 1 के लिए जब ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो वो क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे n 1 हो जाएगा, और सम ऑफ जीरो क्या रिटर्न किया, वो रिटर्न किया जीरो, उसने जीरो रिटर्न किया, राइट। तो ये हो जाएगा जीरो प्लस वन या वन प्लस जीरो, ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा, और इसका इंस्ट्रक्शन नंबर 3 एक्सिक्यूट होगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 जब एक्सिक्यूट होगा सम ऑफ 2 के लिए, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 2 प्लस सम ऑफ 1। सम ऑफ 1 क्या था, 1 था, तो ये रिटर्न कर देगा क्या, 2 प्लस 1 रिटर्न कर देगा, है ना। और क्या होगा, ये फ्रेम भी डी अलोकेट हो जाएगा, ये फ्रेम डी अलोकेट हो जाएगा, और ये फ्रेम डी अलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेम डी अलोकेट होने लगेगा। फिर जब n इज इक्वल टू 3 आएगा, है ना, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था वैल्यू 2 प्लस 1 आया था, तो यहाँ पे 3 वैल्यू आया था, है ना, 3 वैल्यू आया था। और जब इंस्ट्रक्शन नंबर 3 एक्सिक्यूट होगा फॉर n इज इक्वल टू 3, तो क्या रिटर्न होगा, 3 प्लस सम ऑफ 2, सम ऑफ 2 था 3, तो ये रिटर्न हो जाएगा 3 प्लस 3, ठीक है। और ये फ्रेम डी अलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आया, तो 6 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 अगर फिर से एक्सिक्यूट होगा, तो यहाँ पे था n इज इक्वल टू 4 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और प्लस 6, है ना। तो यहाँ पे 4 प्लस 6 रिटर्न होगा, और फिर से ये फ्रेम डी अलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है, ये 10 आ जाएगा। और n इज इक्वल टू 5 या सम ऑफ 5 के लिए जब ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 5 प्लस सम ऑफ 4, सम ऑफ 4 ने क्या रिटर्न किया, 10 रिटर्न किया, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 10, ठीक है, ये 15 हो जाएगा, और ये फ्रेम डी अलोकेट हो जाएगा। तो अब सारे फ्रेम डी अलोकेट हो गए, है ना। तो जो फाइनल वैल्यू जो रिटर्न हुआ ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर दिस रिकर्सिव प्रोग्राम, है ना। तो क्या हुआ, सम ऑफ 5 जो हुआ दैट इज 15। इस तरीके से हमारा रिकर्सिव प्रोग्राम मेन मेमोरी में स्टोर होता है ना, और एक्सिक्यूट होता है। तो आई होप अब आप अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हो कि जब भी कोई रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है तो चीज़ें कैसे अलोकेट होता है, फ्रेम्स कैसे अलोकेट होता है एंड डी अलोकेट होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, ठीक है। अब हम देखने वाले कि स्टैक का जो फ्रेम होता है वो कैसे अलोकेट होता है, डी अलोकेट होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर कैलकुलेट करने का। ये हमारा रिकर्सिव प्रोग्राम है, इसको हमने ऊपर डिटेल में समझा था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इस फंक्शन के लिए हमें सिमुलेट करना है कि फ्रेम्स कैसे अलोकेट होते हैं और डी अलोकेट होते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी में चीज़ें कैसे अलोकेट होती है और डी अलोकेट होती है। तो मैं फैक्ट ऑफ 5 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 5। तो ये क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, है ना। तो ये होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं विथ प्रोग्राम चीज़ें कैसे एक्सिक्यूट होती है। तो द फर्स्ट टाइम जब फैक्ट ऑफ 5 कॉल होगा ना, तो एक फ्रेम अलोकेट होगा, है ना। और जब ये फ्रेम अलोकेट होगा तो इसमें इनिशियल जो आर्गूमेंट n का वैल्यू स्टोर हो जाएगा, है ना। और फिर इसमें रिटर्न एड्रेस स्टोर होगा। रिटर्न एड्रेस कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे तो देखोगे कि जब इंस्ट्रक्शन नंबर 3 जब एक्सिक्यूट होता है तो यहाँ से एक और रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो एक नया फ्रेम एलोकेट होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें एड्रेस स्टोर करना है कि ये रिकर्सिव फंक्शन कॉल कंप्लीट होने के बाद मुझे कहाँ से इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट करना है, ठीक है। तो जब फैक्ट ऑफ 5 जब कॉल होगा तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। हम लोग इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे आ जाएंगे, और यहाँ से फैक्ट ऑफ 4 कॉल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन कॉल करने से पहले हम लोग एड्रेस 3 स्टोर कर लेंगे कि हमें इंस्ट्रक्शन नंबर 3 एक्सिक्यूट करना है वंस फैक्ट ऑफ 4 कैलकुलेट होता है फिर, है ना। तो यहाँ पे जब ये फैक्ट ऑफ 4 कैलकुलेट होगा तो एक और फ्रेम अलोकेट हो जाएगा, एक और फ्रेम अलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब n इज इक्वल टू 4 पे आते हैं, है ना, फैक्ट ऑफ 4 पे आता है, इफ कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे आ जाएंगे, है ना। इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे आएंगे तो फिर से यहाँ से कॉल होगा, फैक्ट ऑफ 3 कॉल होगा, है ना। यहाँ से कॉल होगा फैक्ट ऑफ 3, तो फिर से एक और फ्रेम अलोकेट हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से जब फैक्ट ऑफ 3 पे जब आएंगे तो फिर से एक और फ्रेम कॉल होगा। आप देख सकते हो, इसको सिमुलेट कर सकते हो। फैक्ट ऑफ 2 कॉल होगा,
तो एक और फ्रेम अलोकेट हो जाएगा, और जब फैक्ट ऑफ 2 पे आएंगे तो फिर से एक और फ्रेम कॉल होगा, वो फैक्ट ऑफ 1 होगा तो एक और फ्रेम अलोकेट हो जाएगा, ठीक है। और जब n इज इक्वल टू 1 पे आएंगे तो फिर से एक फ्रेम अलोकेट होगा फैक्ट ऑफ 1 के लिए, ठीक है। तो फिर से एक फ्रेम अलोकेट हो गया फैक्ट ऑफ 1 के लिए। तो जब n इज इक्वल टू 0 या फैक्ट ऑफ 0 पे जब आएंगे, तो जब n 0 हो जाएगा तो पहला इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और इफ कंडीशन जब ट्रू होगा तो ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा और ये वैल्यू 1 रिटर्न कर देगा। इसी यहाँ से वो 1 रिटर्न कर देगा, और ये जो फ्रेम है ना वो डी अलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गया 1, ठीक है। और फिर से इंस्ट्रक्शन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा फॉर फैक्टोरियल ऑफ 1, तो क्या रिटर्न करेगा यहाँ से 1 इंटू फैक्ट ऑफ 0। फैक्ट ऑफ 0 क्या स्टोर है, अभी 1 स्टोर है, तो ये रिटर्न करेगा 1 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर ये फ्रेम डी अलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रिटर्न हुआ तो यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा, और फैक्ट ऑफ 2 के लिए जब ये फंक्शन कॉल होगा स्टेटमेंट नंबर 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टोर्ड है, तो जब ये 3 जब कॉल होगा तो n 2 है और फैक्ट ऑफ 1 कितना है, फैक्ट ऑफ 1 है, तो फिर से यहाँ रिटर्न करेगा 2 इंटू 1 और ये फ्रेम डी अलोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर है 2 स्टोर है ना। फिर जब इसका इंस्ट्रक्शन नंबर 3 जब एग्जीक्यूट होगा ना, तो यहाँ पे फैक्ट ऑफ 3 के लिए जब कॉल होगा तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2, और फैक्ट ऑफ 2 क्या है, ये 2 है, तो रिटर्न हो जाएगा 3 इंटू 2 रिटर्न हो जाएगा, और ये फ्रेम डी अलोकेट हो जाएगा, और यहाँ पे 6 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर से जब इंस्ट्रक्शन नंबर 3 जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे 6 स्टोर है, तो ये हो जाएगा फैक्ट ऑफ 4 के लिए हो जाएगा 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, फैक्ट ऑफ 3 क्या है, 6 है, तो 4 इंटू 6 रिटर्न हो जाएगा, और ये फ्रेम डी अलोकेट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 24 स्टोर हो जाएगा, राइट, 24 स्टोर हो जाएगा। और जब इसके लिए फिर से इंस्ट्रक्शन नंबर 3 कॉल होगा फॉर फैक्ट ऑफ 5, है ना, तो ये हो जाएगा 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4 हो जाएगा, और फैक्ट ऑफ 4 क्या स्टोर है, 24, है ना, तो फिर ये रिटर्न कर देगा 5 इंटू 24, और ये हो जाएगा 120, ठीक है, और ये फ्रेम डी अलोकेट हो जाएगा। अब मेरे पास कोई फ्रेम नहीं बचा, तो ये क्या करेगा 120 वैल्यू रिटर्न कर देगा, मतलब फैक्ट ऑफ 5 हो जाएगा 120, ठीक है, क्लियर है। तो हमने रिकर्सन का इंट्रो बहुत अच्छे से देखा, समझा, हमने देखा फ्रेम अलोकेट कैसे होता है, डी अलोकेट कैसे होता है। तो जब कोई रिकर्सन फंक्शन कॉल होता है तो बिहाइंड द सीन मेन मेमोरी में चीज़ें कैसे चलती है, स्टैक में फ्रेम अलोकेट का सीक्वेंस क्या होता है, डी अलोकेट का सीक्वेंस क्या होता है, फ्रेम क्या स्टोर करता है ना, ये सारी चीज़ों को हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग रिकर्सिव कोड कैसे लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि किसी भी प्रॉब्लम का रिकर्सिव कोड लिखने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, एक बेस केस, दूसरा रिकर्सिव इक्वेशन। एक बार हमने दोनों कैलकुलेट कर लिया तो कोड लिखना कुछ भी नहीं है। 95% टास्क जो होता है किसी एल्गोरिदम में, इट इज़ अबाउट फाइंडिंग बेस केस एंड रिकर्सिव इक्वेशन। अगर आप ये दोनों फाइंड कर लेते हो तो रिकर्सिव कोड लिखना बहुत ईजी है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप इस लेक्चर को एक बार फिर से देखो, एंड आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव प्रोग्राम्स, ठीक है। तो टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।